कक्षा 12 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। भूगोल की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इस अध्याय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चौथा अध्याय हम आज पढ़ेंगे मानव बस्तियां। पहले मैंने आपको बता चुका हूं, मैं आपको पहला अध्याय अपन पढ़ चुके हैं, जनसंख्या वृद्धि घनत्व वितरण। अध्याय नंबर 2 अध्याय नंबर 3 इस बार इस सेशन में हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो अब हम आज ये पढ़ने जाएंगे मानव बस्तियां। चलिए हम प्रारंभ करते हैं मानव बस्तियां। सबसे पहले देखिए मानव बस्ती क्या होती है, ये इसके बारे में आप जाने। मानव बस्ती होती क्या? मानव बस्ती विभिन्न आकार और प्रकार के घरों का क्या होता है, समूह होता है। ध्यान देना, ये विभिन्न घरों का क्या कर सकते हैं, समूह। जैसे देखिए एक घर यह बना, दूसरा यहाँ पर घर है, तीसरा यहाँ घर है, ये क्या बन गया, एक घर का समूह बन गया। तो ये क्या कहलाएगी, बस्ती कहलाती है। ऐसे नहीं कि एक घर यहां बन गया दूसरा घर यहां बना है, ऐसे इस प्रकार से नहीं। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बहुत ज्यादा अधिक डिस्टेंस हो गया, दूरी ज्यादा है, इसलिए इसे बस्ती नहीं कर सकते अपन। तो और उस बस्ती के अंदर क्या रहेंगे, घर होंगे तो क्या होंगे, मनुष्य रहते हैं, इसलिए उसे अपन क्या कहेंगे, बस्ती। बस्तियां जो ध्यान देना, विभिन्न प्रकार के जो बस्तियां होती हैं उनके आर्थिक अभिलक्षण, बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना भी भिन्न भिन्न होती हैं। ध्यान रखना, एक तो क्या होती है सामाजिक संरचना, दूसरा आर्थिक अभिलक्षण, ये अलग अलग होते हैं। गजेंद्र सिंह क्लास से बार बार लेफ्ट में होइए, बाद में ज्वाइन नहीं करूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि इससे क्लास डिस्टर्ब होती है, कोई ना, ठीक है ना। चलिए अब इस बस्तियां जो होती है, देखो आप अपने गांव के अंदर देखें, विभिन्न प्रकार की बस्तियां, अलग अलग प्रकार की बस्ती आपके गांव के अंदर देखिए। एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है छोटा सा। अब इस गांव के अंदर ये मॉल अलग होगा, यहां पर ये मॉल अलग होगा, यहां पर ये मॉल अलग होगा, सब अलग अलग, इसमें विभिन्न प्रकार के घर हो सकते हैं। ये सभी जो बस्तियां हैं वो अपने समुदाय के बीच में रहते हैं, अपने जातिगत समुदाय के बीच में भी रह सकते हैं, या इनकी सामाजिक जो संस्कृति होती है, उन संस्कृति समान संस्कृति के लोग आपस में रह सकते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी बस्तियां भी होती हैं विरल रूप में, जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाओं में विशिष्टता रखती हैं, वो क्या कहलाती हैं, छोटी बस्तियां कहलाती हैं। आप देखो कुछ लोग जो खेतों में रहते हैं, खेत बड़े बड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक खेत है, इस एक खेत में खेत के परिवार के सभी सदस्य यहाँ रहते हैं, परिवार के उसका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, भाई भाभी, माँ दादी, सब इसके साथ एक साथ रहते हैं। एक दूसरा वापस खेत यहाँ पर आ गया, दूसरे खेत में यहाँ एक बस्ती रही, तो ऐसी बस्ती क्या कहलाती है, विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां कहलाती है। ऐसी बस्तियां क्या कहलाती है, छोटी बस्तियां कहलाती है। जबकि विस्तृत रूप से अवस्थित अवस्थित बस्तियां कहाँ होती है, नगरीय बस्तियां होती हैं, बहुत ही विस्तृत होती है नगरीय बस्तियां, ठीक है ना। एक तो अपन ने पढ़ा विरल बस्ती, जो विरल होती है, जो छोटी छोटी बस्तियां होती है, और दूसरा हमने देखा कि नगर के अंदर बस्तियां बिल्कुल पास पास होती है, घर बिल्कुल ही पास पास होते हैं। आप सिटी के अंदर देखते हो, बॉम्बे है, बड़ी सिटी है, बम्बई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, इन स्थानों पर बस्तियां जो पास, घर तो पास से बने होती हैं, ये यहाँ पे ये घर बन गया, दूसरा घर यहाँ पर, इस प्रकार से घर बना। अब ऐसे नहीं, अब इनके ऊपर मकान बने होते हैं, ऐसे इस प्रकार से ऊपर ऊपर की तरफ चल सकते हैं। तो ऐसे में वे क्या कहलाती हैं, बहुत ही विशाल बस्तियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा बस्तियां मुख्य रूप से, एक तो नगरीय बस्ती देखा, दूसरा देखा ग्रामीण बस्तियां देखा। उनके मध्य कार्यों का अंतर संबंध किसके माध्यम से होता है, परिवहन और संचार तंत्र के माध्यम से होता है। अर्थात ग्रामीण और नगरीय जो बस्ती, सॉरी, ग्रामीण और नगरीय बस्ती होती हैं, इनके बीच में संबंध किसके माध्यम से होता है, परिवहन और संचार के माध्यम से होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके परिवार के लोग कोई चेन्नई रहता होगा, पुणे रहता होगा, अहमदाबाद रहता होगा, मुंबई रहता होगा, उससे आप संपर्क किससे करते हो, फोन के माध्यम से ही करते हो। तो ये क्या माध्यम हुआ, उसका संचार के माध्यम से उसका क्या हुआ, संबंध हुआ, कनेक्टिविटी बनी। अगर और यहाँ आपको कहीं बॉम्बे पुणे जाना है तो किसके माध्यम से जाएंगे, हम परिवहन के माध्यम से जाएंगे। तो इस प्रकार से नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में जो संबंध बनता है, वो अंतर संबंध बनता है, वो परिवहन और संचार के माध्यम से होता है। अब हम देखेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियां कौन कौन से प्रकार से होती है। ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के उनमें लक्षण समेत होते हैं। इनमें ये बस्तियां
बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र, विस्तार और अंतर्वास की दूरी द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? दूरी द्वारा। इनमें कुछ भौतिक लक्षण भी होते हैं, जैसे कौन कौन से? सांस्कृतिक लक्षण हो सकते हैं, मानव जातीय सुख से संबंधी कारक भी होते हैं। ये सभी ग्रामीण बस्तियां, भारत में जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। नंबर 1 गुच्छित बस्तियां, नंबर 2 अर्धगुच्छित बस्तियां, नंबर 3 पल्लीकृत बस्तियां, नंबर 4 एकाकी या प्रेक्षित बस्तियां कहलाती हैं। तो ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। हम इन्हीं चारों प्रकार के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए गुच्छित बस्तियां। ये बस्तियां घरों का एक सामूहिक अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र गुच्छित। गुच्छित यानी जैसे अंगूर के गुच्छे किस प्रकार से हो, देखो अंगूर के गुच्छे एकदम बिल्कुल पास पास में इस प्रकार से होते हैं। अंगूर गुच्छा होता है ना, होता पास पास, बिल्कुल पास पास में होता है। तो देखो ये देखो पूरी देखो बस्ती, देखो कैसी बस्ती पास पास, बिल्कुल है कि नहीं पास पास में एकदम। मकान कैसे देखें? गुच्छे के समान देखो मकान। यहां देखो ये जो फोटो लगा हुआ है ये गुच्छित बस्ती का फोटो है। ये देखो पूरा सारे मकान के बिल्कुल पास पास में। तो ऐसी बस्ती क्या कहलाती है? गुच्छित बस्ती कहलाती है। अंगूर के गुच्छे के रूप में आप देखकर समझे आप, ठीक है। यह कहां बात है? मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में, नागालैंड, राजस्थान में इस प्रकार की बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है हमें। और आगे देखिए दूसरे प्रकार, हमने 4 प्रकार पढ़े। तीसरी है अर्धगुच्छित बस्ती। अर्धगुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित यानी बस्ती तो होगी लेकिन थोड़ा से दूर दूर बीच में मकान में गैप हो सकता है। देखो अब यहां पर देखो ये मकान बना एक, और फिर यहां पर मकान है ना। इन मकानों में देखो यहां पर गैप हो गया, यहां बीच में गैप मिल गया, और अब वापस देखो यहां पर देखो गैप, ये गैप मिल गया, खेत आ गए, कुछ भी आ गए, ये मकान बना हुआ है। अर्थात इतने पास पास में नहीं है। पहले हमने जो देखा, देखो दोनों के अंदर देखा आपने, पहले वाला में देखो, इसमें देखो कितने पास पास में एकदम मकान है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नजदीक नजदीक और एकदम पास में है। और जबकि इसके अंतर्गत अर्धगुच्छित में थोड़ा सा देखो यहां पर ये खाली जगह दे बिल्कुल। अब यहां पर देखो खाली जगह है, जो यहां पर देखिए बस्ती, एक मिनट क्या हो रहा है, सिलेक्टेड हो गया। अब यहां पर देखो ये बस्ती, देखो बीच में खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है बीच में, यहाँ देखो बीच में खाली जगह है, और यहाँ पर देखो ये बस्ती खाली जगह। अर्थात बस्तियां तो होगी लेकिन थोड़े थोड़े बीच में मकान में दूरी होती है। ऐसे ये बस्तियां कौन कहां पर है? गुजरात के मैदान में, राजस्थान के कुछ भागों में इस प्रकार की बस्तियां हमें देखने को मिलती है। तो पहले देखिए अपनी गुच्छित बस्ती देखे थे, अब अपन देख रहे हैं अर्धगुच्छित बस्ती देख रहे हैं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं अपन, तीसरी बस्ती है पल्ली बस्ती। ये देखिए भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक बस्तियां पल्ली बस्तियां कहलाती हैं। अर्थात देखो ये एक बस्ती का समूह हो गया, ये बस्ती हो गई, एक समूह हो गया। ये देखिए ये वापस गांव की बस्ती है ना, ये अलग अलग है। अब आपको देखिए ध्यान दो, आप खुद देखिए कि आपके गांव देखो, ये मान लो सोनी माजी का गांव है और ये है आयचे का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे यहां पर देखो कौन सी बस्ती है गांव के अंदर, ये मान लो को दूसरी गांव, ये बुधवाड़ा गांव आ गया, आगे गांव ये। तो हमारे यहां पर कौन सी बस्तियां हैं? पल्ली बस्ती। ये इस प्रकार की कौन बस्ती को क्या कहेंगे अपन? पल्ली बस्तियां कहेंगे। ये ध्यान देना आप सभी। तो ये अपन गांव के रूप में बसी, छोटे छोटे गांव बस गए, छोटे छोटे समूह बस गए, तो ये पल्ली बस्ती। या कौन कौन से पाए जाए? मध्य निम्न गंगा के मैदान में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में होते हैं, हिमालय की निचली घाटियों में इस प्रकार की बस्तियां प्रमुखता से हमें देखने को मिलती हैं। अब आगे देख रहे 3 प्रकार देख लिया अपन, चौथी देखिए अपन, परीक्षित अथवा एकाकी बस्तियां। बहुत दूर दूर मकान, देखो ये मकान ये क्या बना हुआ है, एक मकान यह बना हुआ है, यह मकान बना हुआ है, मकान यह बना हुआ है, यह बना, बहुत दूर दूर एक एक मकान बना हुआ है, देखो एक एक मकान बना हुआ है। तो ऐसी बस्तियां कहलाती हैं परीक्षित या एकाकी बस्तियां कहलाती हैं। इस प्रकार की बस्तियां हमें कहां देखने को मिलती है? हम राजस्थान की बात करें तो थार के मरुस्थल में हमें देखने को मिलेगा, तो थार का मरुस्थल है ना, वहां हमें देखने को कैसे मिलेगा? इस प्रकार की बस्तियां हमें देखने को मिलेगी बहुत दूर दूर। ये छोटे छोटे पहाड़ी इलाके होते हैं, दूर दूर जंगलों में या छोटी पहाड़ियों की ढालों में इस प्रकार के हमें बस्ती देखने को मिलती है।
भारत के पूर्वोत्तर भागों में, केरल राज्य में इस प्रकार की बस्ती देखने में। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कहां देखने को मिलेगा, ये थार के मरुस्थल में बात। तो इस प्रकार के हमने 4 प्रकार की बस्तियां देखी। सबसे पहली बस्ती कौन सी देखी, गुच्छित बस्ती, जहां पर बड़े बड़े जो नगर होते हैं वहां पर मिले हुए। फिर अर्धगुच्छित बस्ती, मकान तो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, माने जब उनकी दूरी के बीच की दूरी कम होती है। फिर अपन देखिए अपन पल्ली बस्ती, कुछ बस्तियों का समूह, जैसे अभी अपन देखे पल्ली बस्ती कुछ बस्तियों का समूह होता है इस प्रकार से, जैसे ये एक गांव है, इसके बीच में और गैप हो गया, फिर दूसरा गांव बस गया। और चौथी और अंतिम बस्ती अपन देखी एकाकी बस्तियां, एक एक घर बहुत बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने बस्तियों के प्रकार हमने आगे देखे। आगे देखिए हम आगे देखते हैं अपन। अब देखिए इन बस्तियों में अंतर क्या, हमने देखा गुच्छित बस्तियां देखी और प्रेक्षित बस्तियां देखी हमने, अर्धगुच्छित। इनमें अंतर क्या होता है, गुच्छित बस्तियां क्या होती है, नदी घाटियों और जलोढ़ मैदान में होता है। गुच्छित बस्तियां बहुत ही मकान बिल्कुल पास पास में होते हैं, मकान बिल्कुल पास पास में होते हैं, ये गुच्छित बस्तियां होती है। और ये कब आई थी, जलोढ़ के उपजाऊ मैदान में। इन बस्तियों में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि मुख्य रूप से व्यवसाय होता है। ठीक है, ये बस्तियां मकान छोटे छोटे होता है, एक दूसरे से सटे हुए पंक्तिबद्ध होते हैं, लाइनबद्ध होते हैं। बस्तियों के खेत प्राय छोटे होते हैं, क्योंकि खेत बड़े क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ मानव की बस्तियां बस जाती हैं। इन बस्तियों में पानी की निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गलियां गंदी होती हैं, क्योंकि वहां पर मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होती है, स्वच्छता की कमी होती है, पर्याप्त मात्रा में पानी निकासी नहीं हो पाती है, सीवरेज व्यवस्था नहीं हो पाती है। गुच्छित बस्तियों के लोग आपसी सुरक्षा और कृषि कार्य मिलजुल कर आपस में करते हैं, जबकि परीक्षित बस्तियां अपने देखिए, ये इन बस्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, पशुपालन या लकड़ी काटना होता है। परीक्षित बस्तियां ये कहां होती है, उच्च भूमि पर्वतीय बस्ती, जो एकाकी बस्ती बताई ना आपको, एकाकी ये कहां पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्थात एक मकान यहाँ पर होता है, एक खेत यहाँ पर, दूसरा मकान यहाँ हो गया, फिर यहाँ खेत हो गया, बीच में खेत हो गया, यहाँ पर बस्तियां हो गई, एकाकी बस्तियां जिसे अपन कहते हैं। इन बस्तियों के मकान बड़े बड़े अथवा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। मकान भी बड़े बड़े क्योंकि जगह फुल है, जमीन पूरी है, तो मकान भी बड़े बड़े होते। इन बस्तियों के खेत अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, क्यों, लोग कम होते हैं, मकान कम होते हैं, तो इसलिए खेत क्या होंगे, बड़े बड़े। जबकि देखो इनमें खेत देखो, देखो ध्यान दो, ये बस्ती सब जगह ये बस्ती है, देखो ये मकान है सब, ये तो खेत बिल्कुल छोटा सा है। अब इनमें देखो खेत, अब इतना सा खेत रहा बचा हुआ, तो इस प्रकार से बस्ती ज्यादा है, जबकि इसमें देखो खेत कितना बड़े बड़े, देखो ये खेत बीच का बाकी है, ये खेत है, ये इसका देखो, इसका कितना बड़ा खेत है, तो बस्तियां कम है, तो खेत बड़े बड़े थे। इन बस्तियां एकाकी जीवन होने का, पानी की निकासी की व्यवस्था होने के कारण इनकी बस्तियां क्या होती है, साफ होती हैं। पानी बिल्कुल जो भी अपना घरेलू जो वाहित जल होता है, वो जल कहाँ चले जाता है, खेतों में चले जाता है। एकाकी जीवन, एकाकी जीवन अर्थात इनकी बस्तियां बहुत दूर होती है, इनका जीवन कैसा होता है, एकाकी जीवन होने के कारण इन बस्तियों के लोग अपनी सुरक्षा और कार्य के दायित्व स्वयं संभालते हैं, अपनी सुरक्षा भी स्वयं करते हैं। यह होता है परीक्षित बस्तियां, एकाकी बस्तियां और गुच्छित बस्तियों में अंतर। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए गुच्छित बस्ती और अर्धगुच्छित बस्ती। हमने देखा था अपन 4 प्रकार की बस्तियां देखी थी अपन, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली और एकाकी बस्ती। ये पास पास, अभी अपन देखे बिल्कुल पास पास नजदीक वाले घर होते हैं, इसमें सीमित क्षेत्र में होते हैं। अर्धगुच्छित आपको बिल्कुल ही नजदीक विखंडित बस्तियां होती हैं, अर्थात यहाँ मकान बना हुआ है, यहाँ मकान बना हुआ है, यहाँ मकान बना हुआ है, यहाँ मकान बना हुआ है। इसमें क्या होगा, मकान बिल्कुल पास पास में ऐसे इस प्रकार से होते हैं, ऐसे एकदम बिल्डिंग बने होते हैं इस प्रकार से। कई जगह तो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनी होती है, ऊपर की तरफ बिल्डिंग ऐसे बने फ्लैट बने होते हैं सिस्टम, वो गुच्छित बस्तियां होती है। सामान्यतः आवास के क्षेत्र खेत, बाड़ों और चारागाहों से अलग होते हैं, अर्थात शहर और नगर में होते हैं। नगर जो होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, ये आवासीय क्षेत्रों से बाहर अर्थात गांव के बाहर होते हैं। कभी कभी लोग सुरक्षा कारणों से संत गांव में ही रहते हैं। पास पास बने घर, उनके बीच में गलियों में एक विशिष्ट स्पष्ट प्रतिरूप या ज्यामितीय आकृति जैसे आयताकार, आर्या या रेखिक आदि बस्तियां बन जाती हैं। आप देखो कई जगह कॉलोनियां जो होती हैं, अपनी गलियां जो मकान होते हैं, एक गली इस गली में बने होते हैं, एक इस प्रकार से बने होते हैं, एक इस प्रकार से बने होते हैं, यहाँ पर मकान बने होते हैं, खूब सारे मकान बने होते हैं। तो ऐसे में उनके यहाँ तो आयताकार, तो ये बात करो तो आयताकार मकान बन जाता है, आयताकार बस्ती होती है। कहीं ऐसे होता है जो इस प्रकार से अर्य जो बस्ती होती है, इस प्रकार से ऐसे मकान गलियां होती है इस प्रकार से, तो ऐसे एक निश्चित आकृतियां भी बन जाती हैं।
ऐसे कहां पर ये बस्तियां कहां पर मैंने आपको बताया था, मध्य भारत के बुंदेलखंड और नागालैंड क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि अर्धगुच्छित बस्ती कहां पाई जाती है, गुजरात के क्षेत्र में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही विखंडित रूप से होते हैं। विखंडित रूप मतलब कि एक घर, अब बताया आपको, घरों के बीच में गैप होता है, एक घर इतना दूर है, इस प्रकार से होते हैं। ये दोनों मैंने आपको अंतर स्पष्ट रूप से समझा दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं अपन। अब देखिए वो देख अपन ग्रामीण बस्तियां पढ़ी। ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की थी, कुल 4 प्रकार की। ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की थी, 4 प्रकार की। अब हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियां। ये कौन सी, ये नगरीय बस्तियां जो होती हैं बहुत ही विशाल आकार की होती है। इसमें अनेक प्रकार अकृषि कार्य होते हैं, ध्यान रखना, कृषि कार्य नहीं होते हैं। अकृषि कार्य का मतलब कि वहां पर क्या होता है, औद्योगिक संबंधित से कार्य होते हैं, सेवा क्षेत्र से संबंधित कार्य के। मैंने आपको बताया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। नगरीय बस्तियों में कौन से होते हैं, द्वितीय क्षेत्र के कार्य होते हैं और तृतीय क्षेत्र कार्य हो सकते हैं, चौथे सेक्टर कार्य होते हैं, 5 सेक्टर के कार्य होते हैं। ये आपको सब बता चुका हूं। यहाँ पर अकृषि कार्य होते हैं, आर्थिक और प्रशासनिक संबंधित कार्य में संलग्न होती है। बाकी बस्तियां गांव से प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है बताता हूं आपको मैं। क्योंकि इन बस्तियों के अंदर दूध है, सब्जियां हैं, इन सब की सप्लाई कहां से होगी, गांव से होती है। इन सब की सप्लाई कहां से होगी, गांव से होती है। तो गांव नगर, सभी नगर आपस में जुड़े हुए होते हैं। नगर देखिए, प्राचीन नगर हम बात करें, प्राचीन नगर, भारत में नगरों का विकास भारत में प्राग ऐतिहासिक काल से ही 18वीं शताब्दी में यूरोपियन के आगमन से हुए नगरों का विकास। हमें पुरानी सभ्यता से हम देखें, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हम देखें तो कैसी सभ्यता, ये नगरीय सभ्यता है। ध्यान देखना, नगर हमें वहीं से देखना पड़ता है। प्राचीन नगर हम देखो वाराणसी और प्रयाग जैसे नगर जिनका विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र पर, ठीक है ना। मध्यकाल में देखें, मध्यकाल जब मुगल काल, मध्यकाल कहलाता है 1527 से 1707 तक, ये मध्यकाल कहलाता है। मध्यकालीन काल में से दिल्ली, जयपुर, आगरा जैसे नगर जिनका विकास राज्य और रजवाड़ों के मुख्यालय के रूप में हुआ। कौन कौन से ध्यान रखो, एक तो प्राचीन नगर है, दूसरे मध्यकालीन नगर है, तीसरे आधुनिक नगर। ये नगरीय वस्तुओं के प्रकार बता रहा हूं मैं। इनमें आधुनिक नगर में कई प्रकार की पतन, पतन का मतलब है बंदरगाह, बंदरगाह के रूप में। कौन कौन से, जैसे सूरत, गोवा के रूप में। कुछ पर्वतीय नगर भी है, ठीक है ना। पर्वतीय नगर कौन कौन से, जैसे शिमला कह दूं मैं, जम्मू कश्मीर कह दें, ये पर्वतीय नगर है जो पर्वत के ऊपर बसा। राजस्थान के अंदर बात करूं मैं, आबू, माउंट आबू, माउंट आबू कैसा है, पर्वतीय नगर है। कुछ औद्योगिक नगर जैसे जमशेदपुर, जो उद्योग के कारण से ही बसा हुआ है। प्रशासनिक नगर जैसे गांधीनगर, चंडीगढ़, ये सारे प्रशासनिक नगर है। कुछ ऐसे अनुषंगी नगर होते हैं जैसे गाजियाबाद, गुड़गांव इत्यादि प्रकार के नगर हो सकते हैं। तो आधुनिक नगर में हमें कुल देखे कितने प्रकार के नगर, एक तो पतन नगर यानी बंदरगाह वाले नगर, दूसरे देखे अपने पर्वतीय नगर, तीसरे हमने देखा औद्योगिक नगर, चौथे हमने देखे प्रशासनिक नगर, पांचों होंगे देखे अपने अनुषंगी। ये नगरीय बस्तियों के विभिन्न प्रकार है। अपन आगे देखते हैं, चलिए। भारत में नगरीकरण कब है, भारत में नगरीकरण किस प्रकार से, देखिए भारत में नगरीय जनसंख्या है जो है वो 2011 में अपन देखें तो भारत में नगरीकरण जनसंख्या कितनी है, 31.16। ध्यान देना सभी। बाकी का जो 68.84% है वो गांव, गांव में बसता है। ध्यान देना। ये देखिए, हम विभिन्न प्रकार देखकर उसकी बात करें, 1901 से बात करें, नगरीय जनसंख्या और दशक के वर्धन। नगरीय जनसंख्या कितनी थी, केवल 10.8, 1901 की बात करें। अब 2001 की बात करूं मैं, 2011 की सॉरी, तो कितने परसेंट है, 31.16% नगरीय जनसंख्या है। शेष 68.84% वो गांव के अंदर ग्रामीण जनसंख्या, गांव की जनसंख्या। ध्यान देना, हम देखते हैं अलग, देखते ध्यान दो इस स्थान पर। देखो ये जो देखो एक इस प्रकार से 1941 से 51 के बीच की ये जनसंख्या देखिए, यहां पर एकदम तेज गति से बढ़ती है,
और यहां देखिए इस स्थान पर ये जो है 71 से 81, इन वर्षों के दशकीय के अंदर, इन दशकीय वर्ष में नगरीय जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हुई है। देखो यहाँ पर 13.86 से 17.29, 19.91 से 23.34%, यहां पर बहुत तेज अत्यधिक नगरीय जनसंख्या बढ़ी। अब साथ में यहां पर भी देखें अपन 2001 से 11 के बीच में, यहां पर 2001 से 11 के बीच में कितने थे? 27.78% जनसंख्या थी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, और अचानक बढ़कर हो गई 31.16% हमें नगरीय जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम करें, अब पूरे में अपन देखें तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, प्लस ही हो रहा, कहीं पर भी माइनस नहीं हुआ। देखो हर जगह देखो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, जनसंख्या बढ़ती हुई बढ़ती जनसंख्या जा रही। तो ये भारत में नगरीकरण जनसंख्या का पूरा आपको लेखा जोखा आपको बनाता है। अब जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण देखो, ध्यान दो, जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने भागों बांटा गया? 6 भागों में। पहला, 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर, वो क्या कहलाते हैं? नगर कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे क्या कहलाते हैं? 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले क्या कहलाएगी? महानगर। ध्यान देना सभी, पहला तो है नगर, दूसरा है महानगर। फिर तीसरे प्रकार है 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कहलाते हैं मेगा नगर। ये जनसंख्या के आधार पर है। 1 लाख से 10 लाख तक, 1 से 10 लाख तक क्या कहलाते हैं? नगर कहलाते हैं। 10 लाख से 50 लाख के बीच में महानगर, 50 लाख से ऊपर है तो मेगा नगर। और ऐसे अनेक महानगर और मेगा नगर मिलकर, ध्यान देना, ये दोनों कई जगह ऐसे मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? नगरीय संकुल कहलाते हैं। ध्यान देना, ऐसे अनेक महानगर और मेगा नगर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? नगरीय संकुल बन जाते हैं। जैसे मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है, यहां पर कई प्रकार के नगर मिलते हैं। इसी प्रकार से मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद भारत के मुख्य रूप से मेगा नगर है। इस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर हम नगरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखिए संख्या, देखो ध्यान देना, ये जनसंख्या, जनसंख्या का शहरों की जनसंख्या, 1 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? 468। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, ध्यान रखना। 5,000 से कम ऐसे कई प्रकार के जो है गांव है, छोटी छोटी बस्तियां हैं, वो 424 तक है। ये 2011 की जनसंख्या के आधार पर है। फिर हम आगे देखते हैं नगरों का प्रक्रियात्मक कार्य। नगर के किस प्रकार से बसे हुए हैं, कौन कौन से हैं? प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, नगरों का कार्य किस प्रकार से? जैसे कई नगर, जैसे अपने पढ़ा अपने प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, प्रशासनिक नगर के पढ़े अपने, पतन नगर पढ़े अपने, आधुनिक नगरों के अंतर्गत कुछ प्रशासन शहर और नगर प्रशासनिक मुख्य कहलाते हैं। जैसे देखो दिल्ली, ये प्रशासनिक मुख्य क्यों कहलाते? क्योंकि ये राजधानी है, ध्यान देना। जयपुर क्या है? ये राजधानी, यहां पर पूरे राज्य का कार्य संचालन होता है, प्रशासन संचालन होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? प्रशासन नगर। कुछ औद्योगिक नगर, ध्यान देना, औद्योगिक नगर कौन से? मुंबई, जमशेदपुर, भिलाई, हुगली, ये आधे औद्योगिक नगर है, अर्थात यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग बसे हुए हैं जमशेदपुर, हुगली में। कुछ परिवहन नगर भी है, जैसे कांडला एक बंदरगाह है, कोची बंदरगाह, विशाखापट्टनम ये बंदरगाह, ये सब के सब, कटनी, धूलिया कटनी, ये सब क्या है? बंदरगाह नगर, जिसे अपन अपन पढ़ा था पहले आधुनिक नगर के रूप में, पतन नगर के रूप में पढ़ा था। कुछ नगर होते हैं वाणिज्यिक नगर होते हैं, जैसे कोलकाता, जहां पर व्यापार ज्यादा होता है, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से समृद्ध होते हैं, ऐसे नगर कहलाते हैं वाणिज्यिक नगर। कुछ खनन नगर होते हैं, जहां पर खान ज्यादा होता है, वहां पर खनिज का खनन क्रिया ज्यादा होती है, ध्यान देना। रानीगंज, जरिया, डिगबोइस इत्यादि जो नगर होते हैं वो खनिज समृद्ध के रूप में विकसित होते हैं। कुछ गैरसैनिक अर्थात छावनी के रूप में, ऐसे क्या होते हैं जो छावनी के रूप में होते हैं, सैनिक छावनी के रूप में होते हैं, जैसे अंबाला है, मऊ है। जैसे यहाँ पर राजस्थान की बात करूं तो नसीराबाद, ये छावनी नगर है। कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जैसे पुष्कर, देखो पुष्कर क्या है? धार्मिक नगर है। पुष्कर हिंदुओं का भी तीर्थ स्थल है और मुस्लिम वर्गों का भी तीर्थ स्थल है,
इस प्रकार से इसको धार्मिक स्थल कहते हैं। वाराणसी, पुष्कर में देखो, पुष्कर में हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। अजमेर देखो, अजमेर में भी मुस्लिम धर्म के तीर्थ स्थल है। तो ऐसे में ये क्या कहलाते हैं, तीर्थ धार्मिक नगर कहलाते हैं। वाराणसी, पुरी, उड़ीसा का पुरी जो शहर है वो जगन्नाथपुरी के मंदिर के कारण से वहां पर धर्म और संस्कृति का के नगर के रूप में। कुछ शैक्षिक नगर कहलाते जहां पर शिक्षा का स्तर उच्च है, जैसे जैसे पिलानी, जैसे देखो राजस्थान में देखो कोटा की बात करो मैं, कोटा में शिक्षा का बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, संस्था है, वहां पर शैक्षणिक गतिविधियां अधिक होते हैं। पिलानी है, रुड़की, रुड़की जो आईआईटी के लिए प्रसिद्ध है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। अलीगढ़, अलीगढ़ विश्वविद्यालय है यहाँ पर। कुछ होते हैं पर्यटन नगर, जैसे मसूरी है, शिमला है, माउंट आबू इत्यादि रूप में नगर कुछ कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया गया। प्रक्रियात्मक वर्गीकरण अर्थात नगरों में कौन कौन से अधिकांश कार्य संचालित है। हमने पढ़ा प्रशासनिक नगर पढ़ा, औद्योगिक नगर पढ़ा, परिवहन नगर, वाणिज्यिक गतिविधि वाले, खनन नगर पढ़े, कुछ गैर शहरी छावनी वाले नगर पढ़े, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, शैक्षिक नगर पढ़े, हम पर्यटन नगर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ये आज का अपना पार्ट कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हमने आज मानव बस्तियों के बारे में हमने कंप्लीट चैप्टर पूरा कर दिया। ये जो कुछ इसमें से कुछ पार्ट में से कुछ बाकी जो अंश हैं इसके इस बार सिलेबस के अंदर नहीं है। आज आपका पार्ट हो गया क्लियर। आप अपना माइक ऑन कर दो सभी, माइक ऑन कर दो सभी। हाँ, समझ में आ गया सबको क्लियर पार्ट? हाँ सर। तो मैंने आपको एक सर। बार थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूँ। हमने बस्तियों के बारे में पढ़ा पहले, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां चार प्रकार की, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, एक बस्तियां, ऐसे कुछ चार प्रकार पढ़े। फिर हमने पढ़ा नगरीय बस्तियां पढ़ा। नगरीय बस्तियों के बारे में अपने खूब सारे अपने नगर के बारे में पढ़ा, नगर पढ़ा, मेगा मेगा नगर पढ़ा, महानगर पढ़ा, नगरीय संकुल के बारे में पढ़ा। साथ में कुछ ऐसे नगरों के बारे में पढ़ा जो कार्य के आधार पर नगरों की विशेष पहचान होती है, जैसे प्रशासनिक नगर है, औद्योगिक नगर है, पतन नगर है, खनन नगर है, ठीक है ना, सांस्कृतिक और धार्मिक नगर हैं, कुछ पर्यटन नगर हैं। इस प्रकार के नगरों के बारे में हमने पढ़ा और हमारे इस प्रकार से यह अध्याय कंप्लीट होता है। समझ में आ गया सबको क्लियर? कल भी अपन क्लास लेंगे किसी समय 9 बजे, जो भले एक भी आएगा तो मैं क्लास लूंगा, मैं क्लास किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। गजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह सर। क्या किताब रख के चला गया क्या? नहीं सर, वो तो हाँ तो आज की अपन की क्लास एंड करते हैं यहीं पर। मैं इसका लिंक जो है अभी इसका वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगा, इसके होमवर्क पूरा कर लेना, ठीक है ना। होम यही आपको मैंने दीपावली का होमवर्क दिया, मैंने दूसरा कोई होमवर्क नहीं दिया है। राजेंद्र सिंह क्लियर? पार्ट कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया पार्ट? ठीक है। बाकी ये जो टेबल है ना, ये अपने इस बार कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, कल अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे, पांचवा पार्ट, जल संसाधन। ये पार्ट है ना पांचवा, जल संसाधन। तो अपन ये 9 बजे क्लास लेंगे। आपको दीपावली के होमवर्क के रूप में मैंने आपको ये कहा, जो आपको मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूं मैं उसके होमवर्क करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, और साथ में प्रोजेक्ट पढ़ दिया, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।